Hello student, in this video lecture we are going to discuss most important topic rate law. Rate law explain the dependence of any reaction on the concentration. यानी ये बताता है किसी भी रिएक्शन की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंस को। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मेरे पास ये एक केमिकल रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन में मैंने 2A + B से बनता है प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात करते हैं। सपोज़ यहाँ पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर A की कंसंट्रेशन मैंने डबल कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इसी तरह से अगर हम बोलते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन A की कंसंट्रेशन पावर 1 मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको यहाँ पे 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है। तो रेट लॉ क्या है, एक एक्सपेरिमेंटली क्या है डेटा देता है कि वहाँ पर कितनी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो ज़रूरी नहीं है इस रिएक्शन में अगर हमने 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन पावर हम 2 ही लगाएंगे। एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। नाउ अगर B की कंसंट्रेशन हमने डबल कर दी तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इससे क्या है एक डाटा निकलता है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है 4 टाइम हो जाता है। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन ROR, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर B की कंसंट्रेशन हमने यहाँ पर 2 लिख दी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन दोनों को अगर हम इसकी दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो आपको मिलता है ROR। अब हम ये हटाएंगे तो आपको मिलेगा कि A की कंसंट्रेशन पावर 1 एंड B की कंसंट्रेशन पावर 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटली डाटा हमको इस तरह का मिलता है। इससे पहले क्या था, गुलबर्ग एंड बागे साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने लॉ ऑफ द मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो उन्होंने मास एक्शन लॉ दिया था। वो बोलते हैं जितनी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन पावर 2 आती है, यहाँ पर B है तो यहाँ पर 1। तो ये एक्सपेरिमेंटली ये बात जो है सही नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पर रेट लॉ बनाया गया और एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक्चुअल में जो कंसंट्रेशन है वो कितनी आती है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली ये बात हम आगे समझेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। तो इससे पहले आपने समझ लेना है कि रेट लॉ क्या होता है। फिर से एक बार समझते हैं। रेट लॉ एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ एनी रिएक्शन ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, और ये क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटली डाटा होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटली डेटा की। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के A की कंसंट्रेशन पावर 1, B की कंसंट्रेशन पावर 1, ये क्या है डेटा, एक्सपेरिमेंटली हमें इतना मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है गुलबर्ग एंड बागे का जो लॉ ऑफ मास एक्शन है काम नहीं करता है। अब हम समझेंगे रेट कांस्टेंट को, जो हम ये K यूज़ कर रहे हैं, दिस इज नोन एज द रेट कांस्टेंट। ठीक, इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट हम समझेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हेल्प करने वाला है। वेलोसिटी कांस्टेंट कहेंगे इसको हम, या फिर हम स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट भी कहते हैं। अब स्पेसिफिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक फिक्स्ड पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ये क्या हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिक्स्ड टेम्परेचर पर, राइट। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, A कन्वर्ट हो रहा है B में, A यहाँ पर रिएक्टेंट है और यहाँ पर ये जो B है ये प्रोडक्ट है। सिंपल। सपोज हमने A की कंसंट्रेशन को मान लिया CA इज़ द मोलर कंसंट्रेशन, या फिर हम इसको एक्टिव मास भी कहते हैं। गुलबर्ग एंड बागे ने लॉ ऑफ मास सेक्शन में इसको बोला एक्टिव मास, मोलर कंसंट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं एक्टिव मास। तो हम मोलर कंसंट्रेशन ही इसको याद रखेंगे। और फिर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, है ना, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस हमने बात करी कि इस टाइम पर, इस टेम्परेचर पर क्या है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे हम अगर इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो रेट को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम इंस्टेंटेनियस की बात नहीं करते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो हम उसको डेल्टा लिखते हैं। तो छोटी सी बात है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर एक इंस्टेंट में उसने माना है तो dx/dt जो होता है वो इस A की कंसंट्रेशन के इस तरह से प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमने यहाँ पे A की कंसंट्रेशन को माना है CA। नाउ पुट द वैल्यू CA, हमने A की जगह CA लिखा। अब स्टूडेंट ये जो है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ये हटाएंगे हम, जब ये हटता है तो एक
रिएक्शन कांस्टेंट आता है, इसे रेट कांस्टेंट के इक्वल्स टू क्या बोलेंगे हम, रेट कांस्टेंट, और वी कैन से द वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट, यानी dx/dt इक्वल्स टू kCa। सिंपल होती है बात। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द रेट लॉ। यही एक, अगर हम बात करते हैं तो यही एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ। तो रेट लॉ जो हमने पढ़ा है, रेट लॉ का एक्सप्रेशन यही होगा। सिंपल। अगर हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बाद हम बात करते हैं एक फिक्स टेम्परेचर की, तो स्टूडेंट फिक्स टेम्परेचर पर मैंने CA की जो वैल्यू है 1 मान ली, यानी यूनिटी मान ली, है ना, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम इस CA की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे K ही बचेगा। सिंपल होगी बात। यानी रेट, ये क्या है, dx/dt, ये भी तो रेट ही को बता रहा है, यानी रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, या बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन एट अ यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। तो यूनिट कंसंट्रेशन मानने पर हम बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, वो किसके बराबर हो जाता है, रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। तो इसी को हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। यानी रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, वो किसके बराबर, रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। सिंपल होती है बात, इसको नोट डाउन कीजिए। ना स्टूडेंट बात करेंगे एक दूसरी रिएक्शन की। लेट अस कंसीडर अ जनरल रिएक्शन। सपोज हमारे पास एक ये रिएक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हमने इसको लिखना है, तो रेट इक्वल्स टू होगा dx/dt, है ना। dx आपको पता है कि ये इंस्टेंटेनियस क्या है, कंसंट्रेशन में चेंजेस एंड टाइम टेकन फॉर द चेंजेस dt। नाउ रेट इक्वल्स टू, इसे हम क्या बोलते हैं, रेट, या और वी कैन से द रेट ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन A। अच्छा, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो इस तरह से पावर रेस करेगा। तो सपोज़ हमने ये रेट लिखा इसका, और यहाँ पे ये रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया है, ओके। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया यहाँ से, तो ये रेट बन गया, ठीक है। इसको लिखेंगे या फिर इसको लिख लेंगे, एक ही बात होती है। तो स्टूडेंट ये क्या है, यहाँ पे ये जो बता रहा है रेट ला एक्सप्रेशन, है ना, एक्सप्रेशन, ये रेट ला एक्सप्रेशन को बता रहा है। तो इस तरह से भी आप स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता है। सिंपल हो गई बात। तो अगर हमने यूनिटी कंसंट्रेशन ऑफ द ऑल रिएक्टेंट A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू कंसंट्रेशन मैंने 1 मोल पर लीटर मान ली, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, रेट इक्वल्स टू K, क्योंकि ये भी यूनिटी हो गया, ये भी यूनिटी हो गया, तो रेट बराबर K हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो इस रिएक्शन में भी हमने समझ लिया। अब हमने ये समझना है, पहले हमने समझा था कि कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम समझेंगे कि मेनली इस K को, यानी रेट कांस्टेंट को, स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट को कौन कौन से फैक्टर हैं। तो स्पेसिफिक कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पे 3 फैक्टर आपको ध्यान रखना है। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, तो ये नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की नेचर कैसी है, एक बात तो इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरा ये टेम्परेचर पर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो रिएक्शन किस टेम्परेचर पर हो रही है। तीसरी बात यहाँ पे कैटलिस्ट पर डिपेंड करेगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं या सिमिलर नेगेटिव कैटलिस्ट। तो आपको पता है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर रहा था, वो कम कर रहा था, और नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दे रहा है। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम कर देता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। अगर नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है। तो ये प्रीवियस लेक्चर में हमने फैक्टर समझ लिए थे, लेकिन अब हमने ये भी देख लेना है कि वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट किन 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो इनको आपको याद रखना है। आगे हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो उनमें हम इस रेट लॉ और रेट कांस्टेंट का यूज़ करेंगे, और काफ़ी सारे क्वेश्चन इसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट हम समझेंगे यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात हम नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। बट आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे अगर मैंने बात करी dx/dt, यानी ये क्या है, रेट है,
और यहाँ पे ये रेट कांस्टेंट मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। यहाँ पे ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, यानी रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। तो यहाँ पे कोई भी स्टोकियोमेट्रिक नहीं है, तो 1 पावर पर डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट। सिंपल होती है बात। तो अब इसको अगर 1 पावर पर डिपेंड करता है, यानी टोटल पावर कंसंट्रेशन की 1 आती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, 1। तो ये जो होती है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आगे समझेंगे। बट अगर हमने यहाँ पे पूछ दिया कि रेट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगी, यानी के की यूनिट पूछ रहा है, तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना जो dx होता है ये क्या होता है, चेंज द कंसंट्रेशन। ये किसको बताता है, चेंज कंसंट्रेशन को बताता है। और यहाँ पे कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। सिंपल। ये ब्रैकेट किसको बताता है, ये भी कंसंट्रेशन को बता रहा है, तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। अब हमने देखो सिंपल यहाँ पे dx की यूनिट रखना है, तो dx की यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर। सिंपल समझ रहे हैं ना, dx की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। एंड यहाँ पे टाइम है, टाइम की यूनिट हम सेकंड में यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे सेकंड लिख दिया है। एंड k की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि k की यूनिट हमने निकालना है। और a की कंसंट्रेशन की यूनिट देखो क्या आ गई, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है। 1 ही पावर दी है। नाउ k की यूनिट आपको निकालना है, तो ये इसको आप इधर ले जाएंगे, तो आपको मिलेगा मोल पर लीटर अपॉन सेकंड को आप यहीं लिखे रहने देंगे, एंड यहाँ पे इनटू ये फिर से यहाँ नीचे आ जाएगा, तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। सिंपल होती बात, इक्वल्स टू k। अब समझना है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो मोल पर लीटर ऊपर भी नीचे भी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर आप कैंसिल आउट कर देंगे, तो 1 बचेगा। यानी यहाँ पे जो k की यूनिट आएगी, k इक्वल्स टू क्या मिलेगा स्टूडेंट आपको, तो 1 अपॉन नीचे आ रहा है सेकेंड, यानी आप k इक्वल्स टू सेकेंड पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स इस तरह से लिख सकते हैं। दिस इज यूनिट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये किसको बता रहा है, रेट कांस्टेंट की यूनिट, और कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। तो सिंपल होती बात, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर दी होगी तो उसमें रेट कांस्टेंट की यूनिट को इस तरह से आप निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं। नाउ स्टूडेंट, ये हमें एक रिएक्शन है, वी हैव कंसीडर अ रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन a प्लस बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट। नाउ द रेट लॉ लिखेंगे, रेट कांस्टेंट के यूनिट निकालने के लिए dx अपॉन dt इक्वल्स टू k, a की कंसंट्रेशन 1 एंड b की कंसंट्रेशन 1। नाउ द यूनिट ऑफ k। अब स्टूडेंट यहाँ पर रेट जो है 2 पर डिपेंड कर रहा है, 1 पावर है ना, सम ऑफ द पावर इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो 1 प्लस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, तो आप बोलेंगे 2, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सिंपल होती बात। अब इसके लिए आपने k की यूनिट बनाना है, तो dx की यूनिट आपको पता है कि ये कंसंट्रेशन में चेंज है, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर लिखेंगे आप, मोल पर लीटर। एंड टाइम की यूनिट आप स्टूडेंट सेकंड लिख देंगे, टाइम की यूनिट आपने सेकंड लिख दी है। अब यहाँ पे क्या देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ये भी कंसंट्रेशन और ये भी कंसंट्रेशन, k को ऐसे लिखेंगे, यानी इसके लिए भी हम लिखेंगे मोल पर लीटर, तो 2 बार ही हम लिखेंगे मोल पर लीटर एंड मोल पर लीटर, ठीक है। इसके लिए भी मोल पर लीटर और इसके लिए भी मोल पर लीटर। अब k की यूनिट आपको निकालना है, इन दोनों को उठाकर इधर नीचे ले जाएंगे, तो आप इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी k इक्वल्स टू ऊपर आप लिख लीजिए मोल पर लीटर एंड नीचे आपको मिल जाएगा सेकेंड, ठीक। ये सब नीचे चले जाएंगे, ये इसके नीचे, यानी हम इनको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मोल पर लीटर, है ना, और यहाँ पे फिर से मोल पर लीटर। सिंपल, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल। अब आपको स्टूडेंट क्या मिल जाएगा, k इक्वल्स टू आपको मिलेगा, ऊपर 1 है और नीचे जो है सेकेंड। एंड मोल पर लीटर जो है स्टूडेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स, इसको भी मोल पर लीटर बोलते हैं, ऐसे भी हम मोल पर लीटर को ऐसे लिख लेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ हम कैसे लिखेंगे यूनिट को, k इक्वल्स टू सेकेंड है ना, ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, ये है ना, मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा इस तरह से, एंड लीटर इनवर्स खत्म हो जाएगा तो ये लीटर में आ जाएगा। तो सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k इक्वल्स टू लीटर, है ना,
सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स, सिंपल सी बात है, सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स। तो दिस इज द यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर रेट कांस्टेंट। तो ये यूनिट यहाँ पे बन जाती है, सिंपल होती है बात। किसके लिए यूनिट बनी है? सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ये यूनिट मिल गई हमें, ठीक है। तो इसी तरह से अगर थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी तो उसकी यूनिट भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ तक इसको नोट डाउन कीजिए। नाउ स्टूडेंट समझेंगे थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन है, यहाँ पे हमने ए बी सी बी यूज़ कर सकते हैं, या फिर 2A और B हमने यहाँ पे रिएक्शन कंसीडर कर ली है। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt डिपेंड करेगा कि a की पावर 2 पर 2 स्टोइकियोमेट्रिक एंड b 1 है मान लो। तो मोल पर लीटर इसकी यूनिट आ जाएगी, है ना। टाइम की यूनिट हमने ले ली सेकेंड, एंड के अब देखो यहाँ पे है कंसंट्रेशन का स्क्वायर, यानी मोल पर लीटर पूरे का होल स्क्वायर मैंने लगा दिया, एंड मोल पर लीटर इसके लिए मैंने एक बार लिख लिया है। नाउ के, तो के निकालेंगे तो मोल पर लीटर, और ये सारी चीज़ें नीचे जाएंगी, तो सेकंड मोल पर लीटर मैंने इसको ब्रैकेट को ओपन करके 2 टाइम लिख लिया, मोल पर लीटर और मोल पर लीटर, यानी ये 3 टाइम मोल पर लीटर लिखा है। अब देखो मोल से मोल, लीटर से लीटर कैंसिल, आपको जो मिलेगा के की वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट आपको यहाँ पर ऊपर 1 बचा और नीचे जो है सेकेंड। देखो ये मोल और ये मोल का स्क्वायर, तो मोल का स्क्वायर। इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पर क्या है? लीटर का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे क्या है? ये लीटर -2, तो लीटर की पावर -2। सिंपल होती है बात। अब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो सेकेंड जो है स्टूडेंट इस तरह से इनवर्स में चला जाएगा, और यहाँ पर मोल भी किस में चला जाएगा? इनवर्स में, और लीटर ऐसे ही रहेगा। तो इस तरह से आप k = सेकेंड इनवर्स मोल की पावर -2 और लीटर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k = लीटर सेकेंड इनवर्स, है ना, सेकेंड इनवर्स और मोल की पावर -2, ठीक है। लीटर की पावर -2 आएगा, लीटर की भी पावर -2। तो यहाँ पर इस तरह से हम लीटर की पावर -2 ऊपर जा रही है स्टूडेंट, इसको भी ध्यान रखना है, तो लीटर की पावर 2 कर लेंगे यहाँ पे, इसको सही कर लेना आप। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, सेकंड इनवर्स में चला जाएगा, मोल की पावर 2, है ना, तो माइनस में जाएगी। अगर यहाँ पे माइनस है तो ये ऊपर 2 की पावर इस तरह से रहेगी। तो लीटर की पावर यहाँ पे 2 सेकंड इनवर्स और मोल की पावर -2। तो ये है यूनिट थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे ये किसको बता रहा है? 2 + 1 अगर हम इसको जोड़ते हैं तो आपको मिलता है थर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे ये बता रहा है स्टूडेंट थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, थर्ड ऑर्डर। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट आपको ये याद रखना है। इस तरह से इजी वे है, आपको रटना नहीं है, बस इसको आप इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। दिस इज़ द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट हमें ये मिल जाती है, रेट कांस्टेंट की यूनिट। सिंपल होती है बात, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी।